आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे फांसीवाद की अवधारणा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत ही इजी है। फांसीवाद का सीधा सा मतलब है अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए एक ऐसे नेता का निर्माण करना जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है, एक शक्तिशाली नेता का निर्माण करना फांसीवाद कहलाता है एक तरह से। ये थोड़ा सा आप इसको समझो। लेकिन इस फांसीवाद के अंदर जो नेता मतलब एक ही नेता होगा जो पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। और इस व्यवस्था में कोई भी ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं होते, मतलब जो ज़्यादा लोग उसको सजेशन देने वाले नहीं होते। वहाँ के जो लोग हैं एक ही नेता को सर्वोपरि मानते हैं, उसी को बेस्ट मानते हैं कि उस ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो नेता तानाशाही का रूप ले सकता है। ठीक है, और फांसीवाद में हिंसक विचारधारा का भी समर्थन किया जाता है। चलो एक बार इसको समझ लो, फिर आपको सही से समझ आएगा कि फांसीवाद एक सत्तावादी और राष्ट्रवादी विचारधारा है। ठीक है, सत्ता प्राप्त करने की एक राष्ट्रवादी विचारधारा है जो एक शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्र के निर्माण पर जोर देता है, यानी कि सबको इकट्ठा करके एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को सामूहिक हित के लिए त्याग देती है। ठीक है, कोई अपने फ्रीडम की बात नहीं करेगा। और एक मजबूत नेता के नेतृत्व में सामूहिक एकता को प्रोत्साहित करती है, यानी कि अपनी फ्रीडम गई थोड़ी साइड में, जो नेता कहेगा हमारी आज़ादी, सारा उसका नियंत्रण हमारे इस देश के नेता के पास है, जैसा वो कहेंगे वैसा हम मानेंगे। ठीक है, फांसीवाद का उद्देश्य राष्ट्र की शक्ति और गौरव को क्या होता है, बढ़ावा देना तो होता है, अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति के पास सारा कंट्रोल आ जाना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, अब गौरव बढ़ाना, और इसके लिए ये हिंसा, दमन, प्रचार का उपयोग भी कर सकता है। ठीक है, या तो मेरी बात मान जाओ या मेरे रास्ते से हट जाओ, सीधा समझो। फांसीवाद का जो उदय था, पहला जो बंदा था बेनिटो मुसोलिनी, 1919 इटली के थे ये। ठीक है, फांसीवाद का उदय 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यह विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई थी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय अपमान की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी थी, क्योंकि इटली ने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया था अमेरिका के साथ। आगे लगा कि जीतने के बाद जो है कि इटली को जो क्या है समर्थन मिलेगा, लेकिन इटली को किसी भी प्रकार का प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला, बल्कि जो भी युद्ध में हानि हुई है उन सब का हर्जाना भी बाकी देश से भी लिया गया, इटली से भी ले लिया गया था, जिसका इटली को बहुत ही क्या था, गलत हुआ था इटली के साथ कि भाई मैंने साथ भी दिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से ये फांसीवाद का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसके नेता निकले थे ये बेनिटो मुसोलिनी। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर फांसीवादी नेताओं के रूप में उभरे। उन्होंने फांसीवादी शासन स्थापित किया था। फांसीवाद का प्रभाव यूरोप, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखा गया। इस विचारधारा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था। ठीक है, और लाखों लोगों की इसमें क्या हुई, जान गई, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो भैया जान तो जाएगी। फांसीवाद शासन ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया और जनता को दमन और हिंसा के अधीन किया, यानी कि सबको अपनी मनमानी नीचे दबा के रखा, मेरी बात मान जाओ या तो मैं मार दूँगा, ये ऐसी व्यवस्था थी। और आप सबको पता है कि हिटलर ने कितने मासूम लोगों की जान ली थी। अब आता फांसीवाद की मुख्य विशेषताएं। पहला है राष्ट्रवाद। फांसीवाद राष्ट्रवाद पर जोर देता है। ये मानता है कि राष्ट्र सर्वोच्च होना भी चाहिए और व्यक्तिगत हितों को राष्ट्र के हित के लिए त्याग देना चाहिए। फांसीवाद विचारधारा राष्ट्र की शक्ति और गौरव को बढ़ाने पर जोर देता है, जो कि सही है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों को ऊपर अत्याचार करें, ये कहीं से भी सही नहीं है ना। अब आता है अगला फांसीवाद। एक सत्ताधारी शासन प्रणाली ये मानता है कि शासन एक मजबूत नेता के हाथों में होना चाहिए और उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। मतलब एक नेता चुन लिया जो शक्तिशाली है, वही सत्ता कंट्रोल रहेगा, लेकिन कोई उसे जवाबदेही नहीं मांग सकता। ये कहाँ से सही है?
तो जवाब फांसीवाद में शासन व्यवस्था क्या है, कुछ इसी प्रकार की है, जिसके कारण एक तानाशाही का रूप ले लेती है व्यवस्था, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है किसी भी रूप में। हिंसा और दमन। फांसीवाद हिंसा और दमन का प्रयोग करता है, मानता है कि शक्ति और हिंसा के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति और गौरव को बढ़ाया जा सकता है। फांसीवाद शासन में विरोध, असहमति को दबाने के लिए हिंसा और दमन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैन्यवाद, सैन्य तो होगा ही, सैन्यवाद पर जोर देता है कि आर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। जब किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तो सेना के बारे में तो सोचोगे ही। ये मानता है कि सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फांसीवाद शासन में सैन्य शक्ति और युद्ध को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाओ। जब आर्मी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी तो एक चीज़ कमज़ोर हो जाती है, वो है अर्थव्यवस्था, क्योंकि सारा पैसा हथियारों पे खर्च हो जाएगा। हथियारों से थोड़ी पेट भरता है, पेट तो व्यापार करने से, धन कमाने से, अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने से सही होता है ना। सारा पैसा वहाँ खर्च होगा तो देश में भूखमरी, लड़ाई झगड़ा ये सब तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, जो कि हुआ भी है। विरोधी लोकतंत्र। जब एक ही सरकार है तो लोकतंत्र का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं होगा। प्रचार और जनसंचार, इसमें पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। वो अपने मन हिसाब से मीडिया और शिक्षा इन सब का क्या करेगा, प्रयोग करेगा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। नॉर्थ कोरिया ये सब भी चीज़ें आप देख सकते, किम जोंग यून जो भी है ये, उनको आप देख सकते हो। फांसीवाद की आलोचना क्या है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। जब अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का प्रयोग होगा तो ह्यूमन राइट्स का तो अवहेलना होगी। हिंसा और दमन, सही बात है। लोकतंत्र का विरोध होगा, बौद्धिकता का विरोध होगा, यानी कि यहाँ पे बुद्धिजीवियों का यहाँ क्या होता है, मनाही होती है। अगर कोई नेता है किसी के ऊपर जबरन दमन या अपने पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई तो व्यक्ति कहेगा ही कि आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा ना करो। या कोई सजेशन देगा कि आप किसी भी निर्दोष देश पे हमला मत करो। जैसे कि वहाँ पर होता है कि नॉर्थ कोरिया में होता है कि अगर तुम अमेरिका ने कुछ किया था मैं साउथ कोरिया को मार दूँगा, आप होता है ना। तो साउथ कोरिया भाई क्या करे, उसने तो कुछ भी नहीं किया, या वो जो कहता है जापान पे हमला कर दूँगा, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। अब कोई उसको समझाने वाला नहीं है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, अगर तेरी लड़ाई ऐसे ऐसे है तो आप आपस में सजेशन लोगों को समझो ना, किसी बेगुनाह को क्यों मार रहे हो, ये गलत है। और बुद्धिजीवी यहाँ पे की कोई सुनता नहीं है यहाँ पर, मतलब ऐसा नेता जो शक्तिशाली होगा, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, तो वो बुद्धिजीवियों की सुनेगा कहाँ से, ठीक है। सैन्यवाद और युद्ध, यहाँ पे यही चलता है और कुछ नहीं। अब निष्कर्ष आप पढ़ सकते हो कि फांसीवाद एक राष्ट्रवादी विचारधारा तो है, सत्तावादी विचारधारा है, जहाँ पे सेना को मजबूत करने की बात तो करी जाती है, लेकिन ये तानाशाही का रूप ले लेती है, जिसमें हिंसा, दमन, हथियारों की होड़, इन सब के ऊपर बात करी जाती है, ठीक है। जो जनता के प्रति ये जो सरकार का जो भी निर्माण होता है, ये जनता के प्रति किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती, यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा युद्ध का रूप ले सकती है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर जैसे नेताओं ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें हिटलर जैसे देश के खिलाफ हुआ था, नेताओं के खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये फांसीवाद का जो टॉपिक है समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम में इसको लिख पाएँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता का टी.एच. मार्शल का सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।